नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित भू राजस्व नीतियों के बारे में। ये बीए पार्ट थर्ड ईयर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भू राजस्व नीतियाँ। जब भी विद्यार्थी इस शब्द को सुनता है तो उसको लगता है कि ये क्या चीज़ है। आपने मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी भू राजस्व नीतियों के बारे में पढ़ा था। शेरशाह सूरी, अकबर और अन्य राजाओं के, अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि के भूमि सुधारों के बारे में बात हमने की थी। तो उसी तरह के कुछ भूमि सुधार, राजस्व यानी जिस प्रकार से भूमि के मालिक से जो कर सरकार लेती है उसी को राजस्व कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जो हैं उनको भू राजस्व नीतियाँ कहते हैं। अंग्रेज़ों के भारत में आने के बाद भारत की भूमि राजस्व व्यवस्था, जो इससे पहले मध्यकालीन भारत के प्रशासन के अनुसार चल रही थी, उसमें कई परिवर्तन हुए। उसके इस वीडियो के 3 भाग होंगे। पहले भाग में हम स्थायी बंदोबस्त की नीतियों के बारे में बात करेंगे। दूसरे भाग में हम दूसरी नीति यानी रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी की नीतियों के बारे में बात करेंगे। और तीसरे पार्ट में हम इन भू राजस्व नीतियों के भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर हुए प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हम चलते हैं अपने इस वीडियो की ओर। भू राजस्व नीतियाँ जो अंग्रेज़ों ने स्थापित की थी। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या थी? तो आपको मैं बता दूं कि अंग्रेज़ों के आगमन से पहले भारत में एक परंपरागत भूमि व्यवस्था थी। इससे पूर्व गुप्त काल में, मौर्य काल में और प्राचीन भारत के इतिहास में भी यही परंपरा थी। और थोड़े बहुत परिवर्तनों के कार्य के साथ मध्यकालीन भारत के शासकों ने भी हमारे इस परंपरागत कृषि ढांचे को स्वीकार कर लिया था। सिर्फ भूमि की पैमाइश कैसे हो, किसानों के साथ कर व्यवस्था किस प्रकार से की जाए, उसके ऊपर थोड़े बहुत परिवर्तन हुए थे। लेकिन शासक और किसान के मध्य के संबंध के बारे में जो परंपराएं थीं और जो नियम थे, वो प्राचीन काल के इतिहास से लेकर अंग्रेज़ों के आगमन तक एक परंपरागत रूप से चलते रहे थे। यानी फसल पर किसानों का अधिकार होता था भूमि पर, और उस फसल का एक भाग सरकार को दे दिया जाता था। जब प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि हुई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। ये चीज़ें आपको मैंने बंगाल की में शक्ति की स्थापना में बताई थी। तो जब इलाहाबाद की संधि से इनको दीवानी प्राप्त हो गई, तो इन्होंने पुरानी भू राजस्व व्यवस्था तो जारी रखी, लेकिन कर को बहुत अधिक बढ़ा दिया। क्योंकि अंग्रेज़ों का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ को प्राप्त करना था, क्योंकि वो इसके अनुसार कार्य कर रहे थे कि वो भारत से अत्याधिक लाभ उठाकर यहाँ से जाएं। अपनी इसी नीति के कारण अंग्रेजों ने भू राजस्व की दरों में वृद्धि कर दी थी। लेकिन इससे उनकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब तक राजस्व की दर में वृद्धि होने के बावजूद भी यदि उसको लेने की प्रक्रिया सही ना हो, तो किसान एक लिमिट से ज़्यादा कर नहीं दे सकता। तो जब अंग्रेज़ों को ये बात समझ में आई, तो उन्होंने अपनी आर्थिक व्ययों की पूर्ति और अधिकाधिक धन कमाने के उद्देश्य से ये सोचना शुरू किया कि किस प्रकार से भारत की परंपरागत ढांचे में और उसकी भू राजस्व व्यवस्था में कोई परिवर्तन किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने कई नीतियां बनाने का निर्णय लिया, और कृषि के परंपरागत ढांचा जो कि सदियों से चला आ रहा था, उसको हटाकर उसकी बजाय कुछ नए ढांचे को निर्माण करने का उन्होंने कार्य किया। तो इन्हीं सब नीतियों की हम चर्चा करेंगे। कंपनी ने करों के निर्धारण और वसूली के लिए नए प्रकार के भूमि राजस्व बंदोबस्त कायम किए, और 3 प्रकार की लैंड टेन्योर पद्धतियां जो थीं, वो कंपनी के कार्यकाल में स्थापित हुई। जिसमें सबसे पहली जो थी वो थी जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था से हम कहीं ना कहीं सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि जमींदारी जो व्यवस्था है उसको हम स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भी कहते हैं।
स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में एक जमींदारों को ये अधिकार दे दिया जाता था कि वो 20 वर्षों तक करों का उनसे निर्धारण करके एक साथ कर वसूल कर लिया जाता था, और उसके पश्चात वो उनके ऊपर होता था कि वो 20 साल के लिए मतलब कर फिक्स हो जाता था, और उसके बाद यदि फसल कम होती है या अधिक होती है वो सब कुछ जमींदार की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। तो इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। स्थायी इसलिए परमानेंट सेटलमेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसका मतलब होता था कि ये 20 साल के लिए होता था, तो ऑलमोस्ट काफ़ी परमानेंट होता था, तो इसके लिए इसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता था। अब दूसरी जो व्यवस्था थी, अच्छा, इसके स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के जो संस्थापक थे, जो उसके प्रणेता थे, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अब दूसरी जो व्यवस्था थी वो थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था भी कहते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जो अ, केंद्र था वो दक्षिण भारत के कई राज्य थे, और इसके प्रणेता जो थे वो थे मुख्यतः थॉमस मनरो। थॉमस मनरो जो कलेक्टर थे शुरू में साउथ के, उन्होंने इस व्यवस्था को आरंभ किया था। और तीसरी जो व्यवस्था थी उसका नाम था महालवाड़ी व्यवस्था, जो मुख्यतः पंजाब में, अवध में, आगरा में और बाद में उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी लागू की गई थी। और ये महालवाड़ी व्यवस्था जो थी, इसके बारे में वैसे हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये महाल या महल से बना है जो कि भूमि की एक इकाई होता था। तो इस प्रकार से तीन जो व्यवस्थाएं थी वो अंग्रेज़ों के काल में लागू हुई। पहली जमींदारी या स्थायी बंदोबस्त, दूसरी रैयतवाड़ी और तीसरी महालवाड़ी। अब इसकी पृष्ठभूमि यदि हम देखें तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारदारी प्रथा आरंभ की थी। इजारदारी का मतलब ठेके पे देने की प्रथा, यानी भूमि को किसान को ठेके पे दे दिया जाता था और उससे उसके हिसाब से कर वसूल कर लिया जाता था। पर ये प्रथा ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि ना तो किसान इसमें भूमि को अपना मालिक समझता था, ना उसका उससे कोई अटैचमेंट होता था, ना वो अंग्रेज़ों के प्रति अपने को उत्तरदायी समझता था। तो एंड में देखा गया कि इस तरह की व्यवस्था से ना तो अंग्रेज़ों को कोई फ़ायदा हो रहा था, ना किसानों को कोई फ़ायदा हो रहा था। ये प्रथा मुख्यतः बंगाल में लागू की गई थी, क्योंकि हम जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं उस समय अंग्रेज जो थे भारत में अपनी शक्ति की स्थापना के प्रथम चरण में थे, और उसमें उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार प्राप्त हुए थे, और वो और राज्यों से युद्ध कर रहे थे और राज्यों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना रहे थे। तो अभी उनका जो कार्य क्षेत्र था वो मुख्यतः बंगाल था। लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ उत्तर प्रदेश के बनारस और कर्नाटक के भागों में भी इसे लागू किया गया था। बाद में इसको स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था से सब्स्टिट्यूट कर लिया गया। और जैसा मैंने आपको बताया, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो मद्रास, बॉम्बे और असम के भागों में लागू की गई थी। और महलवाड़ी व्यवस्था जो थी वो मध्य प्रांत, जिसे आजकल हम मध्य प्रदेश कहते हैं, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, उस समय उसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, और पंजाब में लागू की गई थी। तो इस प्रकार से तीन व्यवस्था, आप लोग बार बार इन चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न ना सिर्फ आपके शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, बल्कि स्थायी बंदोबस्त पे या भू राजस्व नीतियों पे एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। और साथ ही इस पूरी प्रक्रिया की, भू राजस्व नीति की पूरी जानकारी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की समझ को डेवलप करने के लिए, और इस समझ को डेवलप करने के लिए कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत की आर्थिक नीतियों, स्पेशली कृषि नीतियों में परिवर्तन करके भारतीय आर्थिक ढांचे को किस तरह से प्रभावित किया, जिसने कालांतर में हमें मजबूर किया कि हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक लंबा स्वतंत्रता आंदोलन लड़ें। तो उसको समझने के लिए इन नीतियों को जानना बहुत आवश्यक है। अक्सर विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, और ये सुन के याद करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी व्यवस्था किन क्षेत्रों में लागू की गई थी, तीनों व्यवस्थाओं में मूलभूत अंतर क्या है। तो आज तो हम सिर्फ स्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे इस वीडियो में। अब हम बात कर रहे हैं परमानेंट सेटलमेंट, जिसको इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। तो बंगाल की लगान व्यवस्था 1765 में, जब से कंपनी को दीवानी अधिकार मिला था, तब से एक समस्या बनी हुई थी। जब तक क्लाइव
लॉर्ड क्लाइव जो थे वो शासक रहे, उन्होंने इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया और उनके काल में वार्षिक लगान की व्यवस्था ही जारी रही। लेकिन बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था में सुधार के लिए इजारेदारी प्रथा को लागू किया, जो मैंने आपको बताया था, जिसे ठेकेदारी प्रथा भी कहते हैं। लेकिन इससे समस्या सुलझने की बजाय और उलझ गई थी और इसके जो प्रावधान थे वो कालांतर में काफ़ी दोषपूर्ण पाए गए और कृषि को काफ़ी नुकसान हुआ, कृषि का पराभव होने लगा, तो उसकी चेंज के लिए कोशिशें की जाने लगीं। इस समय भारत का गवर्नर जनरल 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बनकर आए और उस समय कंपनी की राजस्व व्यवस्था अस्त व्यस्त थी और इसको किस तरह से ठीक किया जाए, इसके बारे में कंपनी में पर्याप्त वाद विवाद चल रहा था। और उसके सामने जो सबसे प्रमुख जो कार्य था, वो लगान व्यवस्था में सुधार करना था। तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, उन्होंने कॉर्नवालिस को कहा कि सबसे पहले वो भारत में जाते ही लगान व्यवस्था को ठीक करें और क्योंकि कंपनी की आय का जो प्रमुख स्रोत था वो ये लगान व्यवस्था थी। ऐसा नहीं था कि कंपनी को कोई भारतीय कृषकों से या यहाँ की कृषि व्यवस्था से में सुधार करने की कोई इच्छा थी या उनको कुछ भारतीय कृषकों या जमींदारों से कुछ प्रेम था, लेकिन वो उनका ब्रेड और बटर था। कंपनी विशुद्ध आर्थिक लाभों के लिए भारत में टिकी हुई थी और आर्थिक लाभ कब होते थे? जब उसको अधिक से अधिक संख्या में राजस्व प्राप्त हो। राजस्व का मुख्य स्रोत था भूमि, भूमि का मुख्य स्रोत था कृषि व्यवस्था। अब कृषि व्यवस्था को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि एंड यूजर यानी कृषक और कंपनी के मध्य ऐसा संबंध स्थापित हो कि उस भूमि से कृषि कृषि से कंपनी को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, यही उनका उद्देश्य था। तो इसी पूरी प्लानिंग से उस पूरे टाइम में काम हुआ और उसी का परिणाम था ये भू राजस्व व्यवस्थाएं। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों और जमींदारों के बीच में, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में भूमि को लेकर कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं हुई और जमींदारों का एक वर्ग जो था उसका की स्थापना हुई। अंग्रेजों ने भूमि के और कृषक के बीच में एक जमींदार वर्ग की सृष्टि की। जमींदार पहले भी थे भारत में, लेकिन उनको और अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। जमींदारों को एक अधिकार दिया गया कि वो ऑथराइज्ड है 20 साल के लिए एक पर्टिकुलर लैंड जो जिसका डिटरमाइन कर लिया जाता था, जिसको सेट कर लिया जाता था, उसका कितना अंदाजन 20 साल में कितना लगान होगा, पर ईयर कितना लगान होगा, वो 20 साल में वृद्धि के साथ फिक्स कर लिया जाता था। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि यदि किसी भूमि से यानी किसी 1000 वर्ग गज के खेत से यदि हर साल में 1 लाख रुपए की फसल होती है, तो 20 साल में 20 लाख रुपए की फसल होगी। अब अभी आज की डेट में यदि उस फसल का दाम 1 लाख रुपए है, तो हो सकता है धीरे धीरे महंगाई, जब 20 साल बहुत लंबा समय होता है, इस बीच में रेट्स भी बढ़ सकती हैं। तो एक हाइपोथेटिक यानी कि एक इमेजिनरी फिगर मान ली जाती थी कि भाई मान लो 5 या 2 या 3% की दर से यदि फसलों के दाम भी बढ़ेंगे तो 20 साल में कितने दाम हो जाएंगे, फिर उनका एवरेज निकाल के 20 साल के लिए लगान की दर निश्चित कर ली जाती थी। कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि यदि 1000 वर्ग गज पे 1 लाख रुपए की फसल होती है तो 20 साल में वो 20 लाख होएगी। तो अब हर साल 1 लाख की बजाय उसको 1.25 लाख कर दिया गया, क्योंकि वो ये मान के चल रहे थे कि 20 साल में 20वें साल तक आते आते इनको उसी 1 लाख 1000 वर्ग गज की भूमि से करीबन 2 लाख रुपए मिला करेंगे। तो उसका एवरेज निकाल के ये सोच के कि इसमें वृद्धि भी होगी, उसको टेंटेटिव करके उन्होंने 20 साल के लिए लगान की दर निश्चित कर ली। अब चाहे उसको उससे 2 लाख की इनकम हो रही हो, चाहे 1 लाख की, चाहे 90,000 की, 80,000 की, उसको तो अंग्रेजों को उतना ही अमाउंट देना होगा जितना अंग्रेजों और जमींदारों के बीच में निश्चित हुआ है। तो इस व्यवस्था को 20 साल के लिए फिक्स कर लिया जाता था। इसके लिए इसको स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। अब इसके पीछे सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट जो थे, उन दोनों का भी काफ़ी लंबा हाथ था और इनके बहुत वाद विवाद और काफ़ी
एक्सरसाइज के बाद इस व्यवस्था की शुरुआत की गई। इस व्यवस्था में जैसा मैंने आपको बताया है, जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया था और 1790 ईस्वी में उनसे पहले 10 वर्ष की व्यवस्था की गई थी और 1793 में इस व्यवस्था को स्थायी बना दिया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी जाती थी। जमींदार की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को भूमि का स्वामित्व मिल जाता था। जमींदारों को ये निश्चित राशि एक समय के सूर्यास्त से पहले चुका देनी पड़ती थी। यानी हर साल का कोई टाइम डिसाइड कर लिया जाता था कि सब जमींदारों को इस समय तक अपना लगान चुका देना पड़ता था, नहीं तो उनकी ज़मीन को नीलाम कर दिया जाता था। और कॉमन पार्लेंस में यानी सामान्य भाषा में इस कानून को या इस व्यवस्था को सूर्यास्त कानून या सूर्यास्त व्यवस्था भी कहा जाता था। अब इस स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं क्या थी? विद्यार्थियों, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुन लें। ये आपको इस व्यवस्था के बारे में बेसिक समझ डेवलप करने में मदद करेगा। सबसे पहली विशेषता थी, इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया था। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक यानी पिता से पुत्र को जाने वाला और हस्तांतरणीय था। यानी जमींदार चाहे तो वो अपनी उसका खुद मुख्तियार होता था, उसको राइट्स को वो ट्रांसफर भी कर सकता था। जमींदार चाहता तो अपने राइट्स को किसी और को भी दे देता था। उन्हें अपनी भूमि से तब तक अलग नहीं किया जा सकता था जब तक वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहें। जब तक वो लगान दे रहे हैं वो भूमि के मालिक हैं। जिस दिन वो लगान नहीं दे पाएंगे, अंग्रेजों को अधिकार होगा कि वो उनकी भूमि के संबंध में क्या निर्णय लेते हैं। किसानों को मात्र रैयतों का नीचा दर्जा दिया गया और उनसे भूमि संबंधी अन्य परंपरागत अधिकारों को छीन लिया गया। अब भूमि किसकी होती है, खेती कौन करता है, वो करने वाला था किसान। इस व्यवस्था में किसानों को रैयत माना गया, यानी किसान को एक मजदूर या एक लेबर या एक कामकाजी व्यक्ति का ही दर्जा दिया गया। उनके कोई अधिकार इस भूमि में नहीं थे। भूमि पर मेहनत और फसल उगाने का कार्य किसान करता था, लेकिन भूमि पर अधिकार जमींदार का होता था। लगान वसूल करने का अधिकार जमींदार का होता था, तो किसानों को कोई अधिकार नहीं मिला था। जमींदार भूमि के स्वामी होने के कारण भूमि को खरीद सकते थे, बेच सकते थे। जमींदार अपने जीवन काल में या वसीयत द्वारा जमींदारी अपने वैध उत्तराधिकारी को दे सकते थे। जमींदारों से लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया गया था और सरकार का किसानों से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहा था। किसान और जमींदारों के अंग्रेज सरकार के बीच में जमींदार थे, तो किसान और सरकार के बीच में यदि कोई कम्युनिकेशन होता था, यदि किसानों को कोई समस्या कहनी है तो वो जमींदारों से कहते थे, वो अंग्रेजों से कहते थे। अंग्रेजों को कोई बात करनी है तो वो भी जमींदारी के थ्रू होती थी। जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग जो था वो किसानों को देना पड़ता था। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की रकम का कुल 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना पड़ता था। यानी इस व्यवस्था के तहत किसानों से जो कर वसूल किया जाता था वो जमींदारों के थ्रू अंग्रेजों के पास जाता था, जिसमें से 10/11 भाग वो कंपनी को दे देते थे और 1/11 भाग स्वयं रखते थे। तो इस व्यवस्था का जो सबसे बड़ा बात थी, उसमें जमींदारों के एक नए वर्ग की जैसे रचना हुई। ये जो आप सीन देख रहे हैं ये कलकत्ता के बाजार का सीन है और ये साथ में आप जो बड़ी बड़ी हवेलियां देख रहे हैं ये जमींदारों की हवेलियां थी। शहरों का विकास होने लगा, जमींदार शहर छोड़कर गांव छोड़कर शहरों में रहने लग गए। बड़े बड़े मकान, हवेली और महल इत्यादि उन्होंने बनाए राजस्व व्यवस्था से। और किसानों से धीरे धीरे जमींदारों का प्रत्यक्ष संपर्क भी खत्म होने लगा था। अब तय की गई रकम से अधिक वसूल करने पर यदि वो हो जाती है तो उसका अधिकार भी जमींदारों को था। यानी यदि जैसे मैंने आपको बताया किसी से 1 लाख रुपए की आय निर्धारित करी है उन्होंने, और अगर उस भूमि से उसको 1.25 लाख रुपए की आय होती है तो वो 25,000 रुपये जमींदार का अधिकार था कि वो अपने पास रख सकते थे। और यदि कोई जमींदार निश्चित तारीख तक भू राजस्व की राशि जमा नहीं कराता
तो उसको उसकी भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। कंपनी की आय में इससे उल्लेखनीय वृद्धि हुई और इस भूमि राजस्व व्यवस्था के जो प्रमुख दो उद्देश्य थे, पहला, इंग्लैंड की तरह भारत में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग तैयार कर देना जो अंग्रेजी साम्राज्य का बेस बन जाए, नींव बन जाए और सामाजिक आधार का कार्य कर सके। और उनको लगा कि क्योंकि वो विदेशी हैं और भारत जैसे देश में पकड़ के लिए हैं, उनको कुछ ऐसे बिचौलियों की ज़रूरत है, कुछ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उनके लॉयल हों, उनके प्रति निष्ठावान हों और जिनको अपने लाभ में से थोड़ा-सा शेयर देकर कंपनी की लूट-खसोट में से थोड़ा-सा शेयर उन्हें देकर उनको अपने अधीन कर लिया जाए। कंपनी की आय में वृद्धि करना भी इसका मेन उद्देश्य था। स्थायी बंदोबस्त के संबंध में किसानों को क्या फ़ायदा हुआ या क्या लाभ हुआ, इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जो लाभ था वो ज़मींदारों को किस प्रकार से हुआ। इस व्यवस्था में सबसे अधिक लाभ जमींदारों को हुआ। वे स्थायी रूप से भूमि के मालिक बन गए। लगान की एक निश्चित रकम सरकार को देने के पश्चात काफी बड़ी धनराशि जमींदारों को मिलने लगी और ये जो अधिक आय थी उसने जमींदारों को बहुत अधिक समृद्ध बना दिया और वो एक बहुत सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे और बहुत सारे जमींदार गांव छोड़कर शहरों में रहने लगे। जो इससे पहले वाले फोटो में मैंने आपको बड़े बड़े हवेली, महल, एक पूरे शहर, पूरा एक वर्ग तैयार हो गया जो कि बहुत ज़्यादा समृद्ध था और उसका अपने मूल जो गांव था उससे संबंध धीरे धीरे समाप्त होने लगा। ये देखिए आप किस प्रकार से जमींदारों का एक वर्ग तैयार होने लगा और ये वर्ग जो था इसने भारतीय राजनीति में, भारतीय आर्थिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब सरकार को क्या लाभ हुआ? जमींदारों के रूप में सरकार का एक ऐसा वर्ग प्राप्त हो गया जो हर परिस्थिति में सरकार का साथ देने को तैयार था। जमींदारों के इस वर्ग ने अंग्रेजी सत्ता को सामाजिक अधिकार प्रदान किया तथा कई अवसरों पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध किए गए विद्रोहों को कुचलने में भी सरकार की सहायता की। इन जमींदारों ने अनेक संस्थाएं जैसे लैंड ओनर एसोसिएशन, लैंड ओनर एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स एसोसिएशन इत्यादि बनाई और स्वतंत्रता संघर्ष में सरकार के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को व्यक्त किया। इस का जो दूसरा लाभ हुआ वो ये हुआ कि सरकार की आय में अत्यधिक वृद्धि हो गई। सरकार की आय अब निश्चित हो गई, तो अब जब 10 साल के लिए हमारी कितनी आय होगी ये पता होगा तो बजट तैयार करने में सरकार को आसानी हुई। प्रतिवर्ष राजस्व की दरें तय करने और ठेके पे देने के झंझट जो था कि हर साल पहले पैमाइश कराएं, फिर उसको एस्टिमेट तैयार करें, इन सब झंझटों से मुक्ति मिल गई। सरकारी कर्मचारियों को भी लगान व्यवस्था से मुक्ति मिल गई, जिससे वे कंपनी के व्यापार की ओर अधिक ध्यान दे सके और प्रशासनिक व्यय में कमी आई। इस पूरी व्यवस्था से प्रशासनिक कुशलता बढ़ी। किस प्रकार से अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था के कारण किस तरह से उनकी शक्ति में वृद्धि हुई, इसको शो कर रहा है ये इमेज। राजस्व में वृद्धि की संभावनाओं को के कारण जमींदारी में कृषि स्थायी रूप से रुचि लेना उन्होंने आरंभ कर दिया। कृषि उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए गए। कृषि में उन्नति के कारण व्यापार और उद्योगों की प्रगति हुई और जमींदारों से न्याय व शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी छीन ली गई। तो उनका ध्यान भी बेसिकली कृषि के विकास में लगा, जिससे सूबों में आर्थिक संपन्नता आई और अंग्रेजों को लाभ हुआ। लेकिन इससे बहुत सारी हानियां भी हुई। इस व्यवस्था से सबसे अधिक हानि किसानों को हुई। उनसे भूमि संबंधी और अन्य परंपरागत अधिकार छीन लिए गए। वे केवल खेतीहर मजदूर बनकर रह गए। किसानों को जमींदारों के अत्याचारों और उनके शोषण का सामना करना पड़ा और किसान और सरकार के बीच का जो संपर्क स्रोत थे वो सिर्फ जमींदार रह गए। वो राजस्व की उगाही में उदार थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा लेते थे
और जो सरकार को समय पर नहीं अदा कर पाए, बहुत सारे ऐसे जमींदार थे जो थोड़े उदार थे, किसी कारण से फसल कम हुई तो उन्होंने नहीं लगान दे पाए, तो उनकी जमींदारियों को नीलाम कर दिया गया, जिससे कई परिवार जो थे पूरी तरह से नष्ट हो गए। और इसका एक जो साइड इफ़ेक्ट हुआ वो ये हुआ कि ज़मींदार इतने समृद्ध हो गए कि वो बहुत विलासी हो गए, जिससे समाज में भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई। और इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने स्वतंत्रता संघर्ष को भी हानि पहुंचाई। जमींदारों का ये वर्ग पूरे स्वतंत्रता संघर्ष में अंग्रेजों का भक्त बना रहा और राष्ट्रवादियों के विरुद्ध सरकार की मदद भी की। कभी-कभी आप जब राष्ट्रवादी आंदोलन में देखते हैं कि किस तरह से लोकल जो जमींदार है वो ही हमारा विरोध करता है, तो आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि ये तो भारतीय थे, ये क्यों हमारा स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध कर रहे थे। तो उसके पीछे कारण था उनके आर्थिक हित, जो अंग्रेजों के साथ अटैच हो गए थे। और इसके कारण ये जमींदार वर्ग जो था ये अंग्रेजों का बहुत ही निष्ठावान वर्ग बना रहा, और जिसका नुकसान हमें हमारे स्वतंत्रता संग्राम में हुआ। तो ये देख रहे हैं आप किसानों की दशा किस तरह से दिन प्रतिदिन खराब होती गई और जमींदार समृद्ध होते गए, किसान मजदूरों की कैटेगरी में आ गए, खेतीहर मजदूर बन गए, वो सिर्फ मात्र रैयत रह गए, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। इस व्यवस्था से वो निर्धन होते गए। धीरे धीरे जमींदारों के विरुद्ध असंतोष बढ़ने लगा और इस व्यवस्था से सरकार को भी हानि हुई, क्योंकि उत्पादन में तो हर साल वृद्धि होती थी, लेकिन उनकी आय निश्चित होती थी, जिसके कारण उनको लाभ नहीं होता था। लेकिन कुल मिलाकर इस व्यवस्था से जमींदारों को लाभ हुआ और ये थोड़े समय के लिए काफ़ी लाभदायक व्यवस्था रही, लेकिन दीर्घकालीन लाभ जो था इस व्यवस्था से प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अंग्रेज़ों ने इस व्यवस्था को बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो शुरू में जहाँ पे स्थापित की थी, उसके बाद इस व्यवस्था को छोड़ दिया और अन्य व्यवस्थाएं स्थापित की। तो आज के इस वीडियो में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में हमने बात की है, और आगे इसके बारे में जो चर्चा करेंगे हम इसकी बाकी व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी और महालवाड़ी के बारे में। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको फॉलो कीजिए। धन्यवाद।